सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई होगी कि आपका पहला वर्ग जो है 9 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसी के संबंध में आज हम यहाँ बात करने वाले हैं। आपके स्माइल 3.0 वर्कशीट या वीडियो जितने भी आपके अब तक आ चुके होंगे, उसी विषय वस्तु में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात की आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए जो हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का जो विषय है, उस हिंदी अनिवार्य के आज दिन तक की जितनी भी वर्कशीट और वीडियो आए हैं, उनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं, उन सब का वीडियो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ PDF के माध्यम से। आप उस वीडियो के सारे प्रश्न शुरू से अंत तक ये देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और उन प्रश्नों के यदि आपको उत्तर आ जाते हैं तो आपका पहला टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से वो टेस्ट आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। लगभग 100 के आसपास मैंने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न निकाले हैं। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आप चिंता नहीं करें, आप उसको पूरा समझें और देखें। ठीक है, PDF हम पढ़ते हैं, PDF के प्रश्न हल करते हैं। स्माइल आधारित जितना भी कंटेंट आप लोगों के पास आया था, उस सबको मैंने यहाँ एक साथ कर दिया। उनके महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। बहुत आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो आपको बार बार कर रहा हूँ कि शुरू से अंत तक देखना है। पहला प्रश्न देखें, ये पाठ संख्या 5 से आपको पता होना चाहिए कि स्माइल पर आपके जो पद्य भाग है उसमें 1 से 5 पाठ आ चुके हैं, और गद्य भाग में आपके जैनेंद्र का बाजार दर्शन पूछ लिया है, और महादेवी वर्मा की जो आपके संस्मरण लग रहा है वो पूछ लिया है। भक्तिन मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकार है उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, बुरी बुरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल आप जो सोच रहे होंगे उससे अपने उत्तर की पहचान कीजिए, और आपका उत्तर होना चाहिए बुरी बुरी खाक धूल। इसमें से ये जो है काव्य संग्रह लिया गया है। बिल्कुल सही है। अगर आपको आता है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसको जो है याद करें। फिर देखिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, भीतर की सरिता ये अभिनव। कवि ने भीतर की सरिता किसे कहा है? आध्यात्मिक प्रेम को कहा है, अंतःकरण की गहन अनुभूति एवं भावनाओं को कहा है, आध्यात्मिक चेतना एवं अनुभूति को कहा है, या उपयुक्त सभी को कहा है? तो जब आपने पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि भीतर की सरिता अंतःकरण की गहन अनुभूतियों और भावनाओं को कहा है। ये उत्तर अपना सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भीतर की सरिता ये अभिनव, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल जी, आपको अलंकार ढूंढना है। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, दिल में क्या झरना है? मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? बिल्कुल ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। दिल में क्या झरना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए प्रश्न अलंकार है। मीठे पानी का सोता है, यहाँ रूपक अलंकार हो गया, और मुस्काता चांद ज्यों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, प्रश्न अलंकार आपके ऑप्शन नंबर ए और बी में आ रहे हैं। यहाँ कहीं पर भी प्रश्न अलंकार नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। फिर देखिए, प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपके अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। 5वां पाठ गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकार है पाठ के ये प्रश्न उत्तर हैं। फिर आगे देखिए, 5वें प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि कवि मुक्तिबोध के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। किसे बर्दाश्त करना मुश्किल है? विस्मृति के अंधकार को, ममता के बादल की मंडराती कोमलता को, कमजोर और अक्षम हो गई आत्मा को, बहलाती सहलाती आत्मीयता को। तो जब आप कविता पढ़ेंगे या ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको वहाँ मिला होगा कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, सहर्ष स्वीकार है कविता का कवि कहाँ लापता होना चाहता है? धुएं के बादलों में, पाताली अंधेरी गुफाओं में, नायिका के प्रेम में, ए और ब दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर
द सही हो जाएगा, क्योंकि ए और ब दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। कवि धुएं के बादलों में और पाताली अंधेरी गुफाओं में विवरों में लापता हो जाना चाहता है। 7वां प्रश्न देखिए, सहर्ष स्वीकारा कविता के आधार पर बताइए कि कवि सुख दुख संघर्ष अवसाद हर्ष शोक के साथ किसे स्वीकार करना चाहता है? प्रिया की यादों को, विस्मृति के अंधकार को, प्रेम के प्रकाश को, उपयुक्त सभी। बिल्कुल इसका उत्तर अगर आप ब ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। विस्मृति के अंधकार को वो जो है स्वीकार करना चाहता है। फिर आगे देखिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? कवि ने गरीबी को कैसा बताइए? तो आ जाएगा, बहुत सरल है, दुख भरी सुख देने वाली गर्बीली, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका सही है, गर्बीली, गरीबी को गर्बीली बताया। फिर आगे देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। पंक्ति में यहाँ जो तुम्हें शब्द आया है वो किसके लिए आया है? ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं। कवि के मित्रों के लिए, कवि की माँ और प्रेयसी के लिए, संसार के लिए, अपने अंतर्मन के लिए। तो यहाँ जो तुम्हें शब्द आया है वो कवि की माँ और प्रेयसी के लिए आया है, क्योंकि वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कह रहा है, कविता में आए विवर शब्द का क्या अर्थ है? गुफा है, बिल है, समुद्र है, जंगल है। तो ये कठिन शब्द में से ये पूछा गया है प्रश्न, और आपका उत्तर होगा बिल। क्या होगा? बिल। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है, कविता के अनुसार कवि को जीवन में जो कुछ भी है वह सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी है वह कवि के अंतर्मन को स्वीकार है। जीवन में जो कुछ भी है वह कवि की प्रियतमा को स्वीकार है। जीवन में जो कुछ भी है वह संसार को स्वीकार है। जीवन में जो कुछ भी है वह कवि के मित्रों को स्वीकार है। तो हमने बार बार पढ़ा है कि उसकी प्रियतमा, उसकी माँ को स्वीकार है, इसलिए उसे भी स्वीकार है। ऑप्शन नंबर अपना ब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है, कविता में प्रयुक्त किस शब्द में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार नहीं आया है? पल पल में, भर भर में, मौलिक है, मौलिक में, या विचार वैभव में? ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि पल पल में भी पुनरुक्ति प्रकाश है, भर भर में भी है, मौलिक मौलिक में भी है, विचार वैभव में चूंकि आपको पता है कि रूपक अलंकार है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि कवि किस प्रकार का दंड चाहता है? प्रियतमा को भूलने का, प्रियतमा को याद रखने का, भविष्य की घटनाओं से डरने का, मजबूत बनने का। तो आपका उत्तर अगर आप ऑप्शन नंबर ए वाला सोच रहे हैं कि वो अपनी प्रियतमा को भूल जाने का दंड चाहता है, तो बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कह रहा है, कवि ने अंधकार अमावस्या के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया है? अंधकार अमावस्या के लिए उत्तरी ध्रुवी का प्रयोग किया है, दक्षिणी ध्रुवी का, मध्य रात्रि का, गहन काला, यानी दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है, कवि अब क्या सहन नहीं कर पा रहा है? रमणीय उजेलाग, अंधकार अमावस्या, विरह, सांसारिक कष्ट। तो वहाँ शब्द आया है कि कवि अब अपनी प्रियतमा का रमणीय उजेला, जो प्रेम का जो प्रकाश है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है कि मुक्तिबोध का आलोचना ग्रंथ कौन सा नहीं है पूछा है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्य की डायरी, प्रगति और परंपरा। तो यहाँ देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो ये ऊपर के तीनों इसने लिखे हैं, और प्रगति और परंपरा जो है ये रामविलास शर्मा की आलोचना ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये द वाली रचना मुक्तिबोध का आलोचना ग्रंथ नहीं है। 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रमुखतः किस शैली का प्रयोग किया है? प्रश्न शैली है, नाटकीय शैली है, चित्र शैली, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नाटकीय शैली का यहाँ प्रयोग किया गया। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां प्रश्न कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस कटु यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है? ऑप्शन देखेंगे। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में बढ़ती व्यावसायिकता और संवेदनहीनता की, दूरदर्शन पर एक विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और असमर्थता की, दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की सहृदयता व विकलांगों के प्रति उनके दृष्टिकोण की। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो
आपके ऑप्शन नंबर 1 होगा। सब आपको लग रहे होंगे कि ये सब समान है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इस कविता का मूल भाव है कि आज जो चारों तरफ व्यावसायिकता का और संवेदनहीनता का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उस पर व्यंग्य है। ए वाला आपके सही हो जाएगा। 19वां देखिए, 19वां प्रश्न यदि हम देखेंगे कि अपाहिज होने का अनुभव बार बार कैमरे के सामने पूछने वाला अंततः अपाहिज को क्या कर देता है, रुला देता है, बोलने पर विवश कर देता है, उसकी असमर्थता की याद दिलाकर रुला देता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो ये चूंकि संवेदनहीनता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से धन कमाया जाए। फिर देखिए 20वां प्रश्न जो है, 20वां प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भाषा कैसी है, अलंकारिक है, लाक्षणिक है, प्रतीकात्मक, सहज, सपाट। तो इसकी भाषा आपके सहज और सपाट है। 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रयुक्त रस कौन सा है, भयानक रस है, करुण रस है, शांत रस, विभत्स रस। तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें, करुण रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसको रुला रहे हैं बार बार, तो करुणा का भाव है। 22वां प्रश्न देखिए। 22वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय कृत कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बिल्कुल यदि आप ऑप्शन नंबर द अनुमान लगा रहे हैं तो ये सही है, लोग भूल गए काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। 23वां प्रश्न देखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में लिखी गई है, आपकी नज़र में इसका क्या औचित्य है, भावगत सजीवता लाने के लिए लिखी है, संवेदना का स्तर बढ़ाने के लिए लिखी है, ए ब दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर से इसका सही है, ए ब दोनों इसका सही उत्तर है, भावगत सजीवता लाने के लिए और संवेदना का स्तर बढ़ाने के लिए। 24वां देखिए प्रश्न। 24वां प्रश्न कह रहा है पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसके द्वारा कवि ने क्या दृष्टिकोण रखा है, व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन, एबैस तीनों। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है, एबैस तीनों, क्योंकि ये आपके वर्कशीट का प्रश्न मैंने यहाँ शामिल किया है। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कह रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, कविता में अपंगता को लेकर संचालक महोदय द्वारा सही प्रश्न पूछे गए, ये गलत है। संचालक अपंग व्यक्ति की लाचारी व मनोदशा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछ रहा है, ये भी गलत है। कार्यक्रम सहृदयता व करुणा से भरपूर था, ये भी गलत है। मानवीय संवेदना का यथार्थ का ध्यान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि हैं। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 51, तीसरा 59। तो आपका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ब सही है। 27वां देखिए। 27वां प्रश्न कह रहा है कि देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, यहाँ दोनों से क्या तात्पर्य है, जो शब्द आया दोनों, उससे क्या तात्पर्य है। तो दोनों से तात्पर्य है, यहाँ 4 ऑप्शन देखेंगे, दर्शक व रिपोर्टर है, दर्शक व कैमरामैन है, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक है, अपाहिज व्यक्ति और कैमरामैन है। तो बिल्कुल सही है यहाँ दोनों, ऑप्शन नंबर से अपाहिज व्यक्ति और दर्शक। 28वां देखिए। 28वां प्रश्न कह रहा है कविता के बहाने के रचयिता कुंवर नारायण कवि हैं, ये किस प्रकार के हैं, ग्रामीण संवेदना के, नागर संवेदना के, मानवीय संवेदना के, आध्यात्मिक संवेदना के। तो इसमें एक लाइन आई है कि कुंवर नारायण नागर संवेदना के कवि हैं। 28वें का आपके ब सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न है कविता के बहाने, ये जो कविता कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है, चक्रव्यूह से, परिवेश हम तुम इन दिनों अपने सामने। तो इसका जो सही उत्तर है वो इन दिनों काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन शुरू से अंत तक इसको देखना है, प्रश्न आपको मिलेंगे नए नए।
30वां प्रश्न देखिए, कविता के बहाने इस कविता में कवि का मन आशंकित क्यों है? जीवन में बढ़ती संवेदनहीनता के कारण, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण, कविता के अस्तित्व के प्रति, यांत्रिकता के बढ़ते दबाव के कारण जीवन में खत्म होती संवेदनशीलता के प्रति, वर्तमान समय में कविता के खत्म होते आकर्षण के प्रति। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ब है, यांत्रिकता के दबाव में आज कविता अपना अस्तित्व खोती जा रही है, ये सही है। 31वां प्रश्न देखिए, कविता के बहाने कविता में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? मानवीकरण की, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण अलंकार की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। आगे देखिए, कविता के बहाने इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण क्या कहना चाहते हैं? रचनात्मक ऊर्जा सीमाओं के बंधन नहीं तोड़ सकती, कविता में अनंत संभावना यदि रचनात्मक ऊर्जा हो, कविता की अपनी सीमा है और हर कोई उस सीमा को नहीं तोड़ सकता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ब बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप में रचनात्मक ऊर्जा है तो अनंत संभावनाएं कविता में है। 33 में आ चुके हैं। देखिए, कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता अंततः किससे मानी है? चिड़िया की उड़ान से, फूलों के खिलने से, बच्चों के खेल से, फूलों की सुगंध से। तो बच्चों के खेल से मानी है उन्होंने। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, 34वां प्रश्न ये कह रहा है कि कविता और बच्चे को समानांतर मानने के पीछे कवि का क्या दृष्टिकोण है? कविता और बच्चे चंचलता से युक्त होते हैं, कविता और बच्चे सबको प्रसन्न रखते हैं, कविता और बच्चे सीमाओं के बंधन से परे भेदभाव से मुक्त होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो बात आई है उसमें ऑप्शन नंबर से अपना सही उत्तर निकल के आ रहा है। कविता और बच्चे सीमाओं के बंधन से और भेदभाव से परे होते हैं। 34वें का से बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न है, कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर है? तो कविता फूल को आलंबन बनाकर लिखी जाती है, फूल के खिलने में मुरझाने की सीमा होती है। कविता अर्थ, भाव, कल्पना, शिल्प, सौंदर्य, उद्देश्य से संपृक्त होने के कारण शाश्वत है और फूल नश्वर है। ये बिल्कुल सही है, लंबा उत्तर भी है। यही आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। फिर देखिए, 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न कह रहा है, बात सिद्धि थी। अब हम यहाँ आ गए हैं, कविता के बहाने बात सिद्धि थी। आपके बात सिद्धि थी पर कविता का मूल भाव क्या है? कविता की भाषा सहज और सटीक होनी चाहिए, कविता में कथ्य और माध्यम में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, अच्छी कविता बनना सही बात का सही सबसे जुड़ना होता है। बिल्कुल सही, चारों ऑप्शन इसके आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वें में द सही है। 37वां प्रश्न देखिए, बात सिद्धि थी पर कविता की भाषा किस प्रकार की है? सहज, सरल है, लाक्षणिक, भावानुकूल, प्रतीकात्मक, अलंकारिक। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा लाक्षणिक और भावानुकूल इसकी भाषा है। 38वां प्रश्न देखिए, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। उपयुक्त पंक्तियों में बात की चूड़ी मरने का क्या मतलब है? बात या भाषा का नीरस होना, बात या भाषा का कटु होना, बात या भाषा का प्रभावहीन होना, बात या भाषा का चमत्कार रहित होना। तो यह आपके ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सीधा उत्तर निकल रहा है कि प्रभावहीन होना। 38वें का आपके से। 39वां प्रश्न देखिए, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण। तो बात का बच्चे की तरह खेलना बताया है, इसलिए मानवीकरण तो ही है, साथ में उपमा भी है, तुलना की है। 40वां प्रश्न देखिए कि बात सिद्धि थी कविता में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तत्सम है, तद्भव, देश है, तत्सम, तद्भव, उर्दू। तो तीनों तरह के शब्द वहां प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम भी है, तद्भव भी है और उर्दू भी है। 41वां प्रश्न देखिए, बात सिद्धि थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम, इन दिनों, अपने सामने। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दूसरा नहीं। 42वां प्रश्न देखिए कि कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि इनका प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी है, चक्रव्यूह है, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आत्मजयी ये प्रबंध काव्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 43 देखिए,
43 कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता है? नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि, तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त तीनों। बिल्कुल ये तीनों विशेषताएं कुंवर नारायण की है, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आपका सही होगा। उसके बाद देखिए 44 कुंवर नारायण और उनकी कविता संकलित कविता के बारे में गलत कथन बताना है। कविता में प्रतीकात्मक एवं सांस्कृतिक शब्दावली प्रयुक्त हुई, बिल्कुल सही है। कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ये भी ठीक है। कवि ने बच्चों के रोने की आवाज़ से कविता की तुलना की, गलत है। बच्चों के खेलने की आवाज़ से की है, तो अपना उत्तर यही निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 सही है। और फिल्मों पर समीक्षाएं भी उन्होंने लिखी है। 45वां देखिए, 45वां प्रश्न कह रहा है कि आलोक धनवाकृत कविता पतंग में चित्रण है, किसका चित्रण है? बाल सुलभ क्रियाओं, उमंगों का, प्राकृतिक दृश्यों का, पतंग की अटखेलियों का, इनमें से कोई नहीं। तो बाल सुलभ क्रियाओं और उमंगों का इसमें वर्णन है। फिर देखिए 46वें प्रश्न में हम पहुंच चुके हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? देखिए तुलना की है, जैसा शब्द आया है तो उपमा अलंकार इसमें होगा। ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही है। 47वां प्रश्न देखिए कि शरद आया पुलों को पार करते हुए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? शरद ऋतु को मनुष्य जैसी क्रियाएं करते हुए बताया है, इसलिए सीधा ही इसका उत्तर निकल जाएगा, मानवीकरण अलंकार। 48 देखिए, सबसे तेज बौछारे की बात हो गया, इस पंक्ति में प्रयुक्त बिंब कौन सा है? चाक्षुष है, स्पर्श है, गतिशील, श्रव्य। चाक्षुष का संबंध आंखों से होता है, इसलिए दृश्य बिंब है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां देखिए, 39वां क्या कह रहा है? आकाश को मुलायम बनाते हुए इस पंक्ति में बिंब कौन सा है? तो इसमें मुलायम जो है स्पर्श करके देखते हैं, इसलिए आपको स्पर्श बिंब इसमें करना है, ए वाला सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखिए, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। आत्मजयी है, दुनिया रोज बनती है, भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा बे वाला सही होगा। दुनिया रोज बनती है, यह आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। 51वां देखिए, 51वां क्या कह रहा है? बिंब की दृष्टि से सही सुमेलित नहीं है। सबसे तेज बौछारे की बात हो गया, दृश्य गतिशील बिंब, बिल्कुल ठीक है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, दृश्य स्थिर बिंब, ये भी ठीक है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, दृश्य स्थिर बिंब, ये गलत हो गया, क्योंकि ये कौन सा बिंब है? ये श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाकर, ये दृश्य गतिशील बिंब, बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर स ये गलत है, जो सही हो जाएगा। 52वां देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए कौन सा अलंकार है? शायद ये वापस रिपीट हो गया है, मानवीकरण अलंकार है। 53वां देखिए, जब वे दौड़ते हैं बेसुध पंक्ति में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए, गीत गाने वाले बच्चों के लिए, खेल खेलने वाले बच्चों के लिए, ये सभी। तो जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं शरद ऋतु में, उनके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। 54वां देखिए, तार सप्तक पत्रिका का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने किया, कुंवर नारायण ने किया, रघुवीर साय ने किया, मुक्तिबोध ने। तो इसका संपादन सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने किया। 55वां देखिए, ये भी आपके वर्कशीट का प्रश्न है। सुख दुख में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो सुख या दुख, इसका जो समास विग्रह होगा क्या होगा? सुख या दुख, सुख या दुख। तो यहाँ द्वंद्व समास जिसमें और या अथवा ये आते हैं, ये बे वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भव सागर, इसमें कौन सा अलंकार है? संसार रूपी सागर, इसलिए रूपक अलंकार, मानवीकरण, यमक, उपमा, रूपक, इसमें रूपक है, रूपक सही हो जाएगा। शीतल वाणी में आग में, इसमें कौन सा अलंकार है? शीतल वाणी में आग, यानी शीतल और आग दो विपरीत बातों की बात की गई है, मानवीकरण है। विरोधाभास, उपमा, रूपक, तो विरोधी बातें हैं, तो विरोधाभास अलंकार इसमें हो जाएगा आपके। 58वां देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत किस काव्य संग्रह से उद्धृत है? निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, मधुशाला, बसेरे से दूर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो निशा निमंत्रण से ये कविता ली गई है।
59 देखिए कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, सेम शब्द बार बार आ रहा है, इसलिए ऐसा होता है आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। ए वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न देखिए। 60वां प्रश्न कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का ये प्रश्न उर उर कहते हैं। हृदय में क्या बढ़ता है, शिथिलता, चंचलता, विहलता, उपयुक्त सभी। तो ये उर में जो है विहलता का भाव, बेचैनी का भाव ये बढ़ता है। 60 का आपके हो जाएगा से। फिर आगे देखिए, हरिवंश राय बच्चन निम्न में से किसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बिल्कुल छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, आलावाद। आपका उत्तर सही आ रहा है, बिल्कुल आलावाद इसका सही उत्तर है। 62वां देखिए कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन को कैसा माना। दुखदायी, विरुद्धों का सामंजस्य, सुखदायी, निराशावादी। तो जब आपने कवि परिचय ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें विरुद्धों का सामंजस्य उन्होंने अपने जीवन को बताया है। 63वां देखिए कि हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है। मधुकर्ण, मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, कौन सी नहीं है। तो जो ये मधुकर्ण है ये भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा की ये कविता है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। ये हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। 64वां प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में, 2, 5, 4, 3। तो 4 खंडों में उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 65वां देखिए, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा खंड नहीं। 4 खंड भी हमने ऊपर पढ़े हैं, कौन सा खंड नहीं। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नए पुराने झरोखे, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। बिल्कुल ये 3 तो हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है, नए पुराने झरोखे नहीं है। जबकि इनका चौथा जो भाग है, क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। दस द्वार से सोपान तक ये चौथा खंड है। 66वां देखिए, ये कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं पर किसका प्रभाव है। जयशंकर प्रसाद का, उमर खय्याम का, महादेवी वर्मा का, महात्मा गांधी का। तो महादेवी वर्मा का नहीं है, प्रसाद का भी नहीं है, गांधी का भी नहीं। उमर खय्याम की जो रुबाइयाँ थी उनका प्रभाव है। 67 देख लीजिए कि मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कवि का भाव क्या है। निराशा का, उल्लास का, जिज्ञासा, उपेक्षा। तो निराशा का भाव है इसमें। 68 देखिए, मैं खंडेर का वह भाग लिए फिरता हूँ पंक्ति में खंडेर का भाव क्या, अर्थ क्या। प्रेम की शेष यादें, जीर्ण शीर्ण इमारत, धन दौलत, ईर्ष्या, द्वेष। तो प्रेम की शेष यादों के लिए कवि ने खंडेर शब्द का प्रयोग किया है। 69 देखिए, सांसों के 2 तार, ये किसके प्रतीक है। जीवन के हैं, मृत्यु के हैं, संगीत के, वीणा के हैं। तो सांसें जीवन की चलती है, जीवन का प्रतीक है। 70 देखिए, मैं निज उर में उर के उपहार लिए फिरता हूँ पंक्ति में कवि ने किस उपहार की बात की। सांसारिक उपहार की, एक प्रेम के भाव की, ईर्ष्या की, लालच की। तो यहाँ प्रेम के भाव की बात की है। 71 देखिए, 71 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नादान वही आए जहाँ पर दाना। पंक्ति में दाना शब्द का क्या अर्थ है, किसका अर्थ पूछा है। दाना शब्द का अर्थ पूछा। दाना का क्या अर्थ है। तो दाना शब्द का अर्थ लिखेंगे अनाज, वृद्ध, बुद्धिमान, मेहनती। तो बुद्धिमान, दाना शब्द का अर्थ क्या है, बुद्धिमान। 72वां देखिए कि आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। प्रेम और मस्ती का, हास्य का, सुधारवाद का, निष्क्रियता का। तो ये इन्होंने अपने आप को जो है दीवाना कहा, प्रेम और मस्ती का काव्य ये लिखा है। 1 वाला सही हो जाएगा। 73वां देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में कवि ने समय को कैसा माना। स्थिर माना, परिवर्तनशील, तीव्र, उग्र। तो समय परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील माना। 74 देखिए, 74 कह रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रीतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिए। परिवार से बिछुड़ने के कारण इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यही सही बैठ रहा है इसमें। 75वां देखिए
मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसमें अलंकार कौन सा है? स्नेह रूपी सुरा। रूपक है उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। रूपक में रूपी शब्द आता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। 76वां प्रश्न देखिए कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है? प्रेम के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, मित्र के अभाव के कारण, प्रकृति के अभाव के कारण। तो उसकी पत्नी के मर जाने के कारण, प्रेम के अभाव के कारण उसने संसार को अपूर्ण माना। 77 देखिए कि नीड का क्या अर्थ है? जल, कमल, तालाब, घोंसला। चिड़िया का घोंसला नीड कहलाता है। 78 देखिए, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, घर जाकर वह क्या करेगा? उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता है। तो उसका घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए। 79 देखिए, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना। कवि तो दीवाना मानता है। उसने कहा कि मेरा परिचय किस रूप में करवाओ? दीवाना के रूप में करवाओ, कवि के रूप में मत करवाओ। आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो हरिवंश राय बच्चन आपके आत्मपरिचय कविता के रचनाकार। अब यहाँ से कुछ गद्य के प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? दीपशिखा पे, यामा पे, मेरा परिवार, संकल्पिता। तो यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 82 देखिए, निम्न में से कौन छायावाद का कवि नहीं है? छायावाद के जो 4 स्तंभ माने गए हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो हरिवंश राय बच्चन उसमें शामिल नहीं है। 83 देखिए, भक्तिन के बारे में गलत कथन है। ये महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये स्मृति की रेखाओं में संकलित है। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था, भक्तिन महादेवी वर्मा की सहपाठी थी। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसके रसोई में काम करने वाली थी, सहपाठी नहीं थी। यहाँ से जैनेन्द्र के प्रश्न चालू हो गए हैं। बाजार दर्शन निबंध के लेखक कौन है? प्रसाद, जैनेन्द्र, प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल। तो जैनेन्द्र इसका सही उत्तर है। 85 देखिए, बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है? जनता की जगह क्या कर लें? जानता कर लें। जो ये जानता है, सब में जनता जनता छप गया है, जानता कर लें। जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, जो ये जानता है कि बाजार उसी के लिए, जो ये जानता है कि बाजार के लिए धन आवश्यक है, जो ये जानता है कि बाजार की उपयोगिता क्या है। तो ये जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, जो चाहता है वो बाजार की सार्थकता समझता है। बाजार से अनावश्यक चीज़ें वो नहीं खरीद के लाएगा। 86 देखिए, बाजार दर्शन निबंध में चूरण वाले भगत जी की क्या चारित्रिक विशेषता है? निष्प्रय है, इच्छाओं रहित, संतोषी है, स्वार्थी है, ईमानदार। तो इसमें 3 तो है, ये स्वार्थी उनकी विशेषता नहीं है। तो ये हमने कुछ 86 प्रश्न हल करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपके टेस्ट में इससे बहुत मदद मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने से अपने आप को रोके नहीं, और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।